हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं। ट्रांसफार्मर मैंने आपको लॉस बताए थे, कौन कौन से होते हैं। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले होता है लो क्षति, दूसरा तामर क्षति। ट्रांसफार्मर में दो तरह की क्षति होती है। ट्रांसफार्मर मैंने फ्रेंड्स आपको बताई थी, ट्रांसफार्मर दो तरह की क्षति होती है, लो क्षति और तामर क्षति। लो क्षति के मैंने आपको दो भाग बताए थे। लो क्षति के फ्रेंड्स दो भाग होते हैं, कौन कौन से। लो क्षति के सबसे पहले होती है एडी करंट क्षति, और दूसरी कौन सी होती है, हिस्टेरिसिस क्षति। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने लो क्षति के बारे में पढ़ लिया था। अब लो क्षति में हम इसमें आगे डिटेल से देखेंगे कि एडी करंट क्षति क्या होती है और हिस्टेरिसिस क्षति क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर में लॉस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, लो क्षति और तामर क्षति। लो क्षति के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एडी करंट और हिस्टेरिसिस क्षति। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एडी धारा क्षति के बारे में। एडी धारा क्षति के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। तो हम बात कर लेते हैं एडी धारा क्षति क्या होती है। कि एडी धारा का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ठीक है, मैं जैसे बात करता हूँ फ्रेंड्स की ट्रांसफार्मर की, जैसे ये मान लो कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की ये कोर है। अब यहाँ पर ये क्या है, वाइंडिंग है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की कोर में क्या होती है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, प्रवाह होता है। ट्रांसफार्मर कोर में किसका प्रवाह होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है। तब होता क्या है कि कोर है, ठीक है, कोर में कुछ क्या होती है, अनावश्यक धाराएं भी बहती है, जो क्या करती है, कोर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी धाराएं बोलती है। एडी धारा क्या करती है, ट्रांसफार्मर की कोर को गर्म कर देती है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसमें कमी आ जाती है। तो एडी धारा क्षति क्या होती है कि ट्रांसफार्मर की कोर में बहने वाली जो अनावश्यक धाराएं होती है, ट्रांसफार्मर की कोर में बहने वाली जो अनावश्यक धाराएं होती है, उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम एडी धारा क्षति बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ट्रांसफार्मर में, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एडी धारा क्षति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेमिनेटेड करते हैं। तो यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, एडी धारा क्षति है उसका मान कम कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोर में अनावश्यक बहने वाली धाराएं जो कोर को गर्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, कोर में क्या होती है, अनावश्यक बहने वाली धाराएं जो कोर को गर्म कर देती है, क्या कहलाती है, एडी धारा क्षति। इसको फ्रेंड्स हम हिंदी में बोलना चाहिए, इसको भंवर धारा क्षति भी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आप पूछते हैं कि इस तरह की क्षति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस क्षति को कम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि एडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्षति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड बनाना चाहिए। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं फ्रेंड्स। जो एडी धारा क्षति है उसको पूरी तरह से हम नेग्लेजिबल नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब पूरी तरह नकार नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि एडी धारा क्षति उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर की कोर को लिमिटेड बढ़ाएंगे तो इस क्षति का मान क्या हो जाएगा, एकदम न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की कोर को क्या करना चाहिए, लिमिटेड बढ़ाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा कि कोर में अनावश्यक बहने वाली धाराएं जो कोर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, क्या बोलते हैं, एडी धारा क्षति बोलती है। अब ये बहती क्यों है, एक रीजन और बताऊंगा आपको कि
आपका जो फेराडे नामक वैज्ञानिक क्या चीज बताई थी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आप क्या रखो, मेटेरियल रखो या फिर कोई भी चाल रखो, तो उसमें क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि कोर आप क्या रख रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हो, इसमें से क्या बह रही है, चुंबकीय फ्लक्स बह रहा है। तो ये फ्लक्स क्या होगा, अनावश्यक रूप से कोर का टेम्परेचर बढ़ाने का ही काम करेगा। जो हमारे को करंट चाहिए नहीं, वो करंट बह रही है कोर में से और कोर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, एडी धारा क्षति कहते हैं। एडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की कोर को लिमिटेड बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हम एडी धारा क्षति की जो समीकरण बनती है, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हम एडी धारा क्षति का सूत्र देख लेते हैं कि एडी धारा क्षति का सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में एडी धारा क्षति का सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको सूत्र बताने के लिए एक चीज बताता हूँ कि क्षतियों को किसमें मापा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर में जो क्षतियां होती है उसको किस में मापते हैं, उसको मापते हैं फ्रेंड्स वाट में। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि ट्रांसफार्मर की कोर में जो क्षतियां होती है उनको किस में मापते हैं, वाटेज में मापी जाती है, यानी कि वाट में मापते हैं क्षतियों को। ठीक है, तो एडी धारा क्षति का सूत्र क्या होता है, WE। ठीक है, WE यानी कि मैं अगर मान लू यानी कि वाट होती है, तो W एडी करंट का अगर मैं सूत्र निकालू तो क्या होता है, BM स्क्वायर F स्क्वायर डॉट में T स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, W एडी करंट का सूत्र होता है, यानी कि एडी करंट का सूत्र क्या होता है, BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर BM की बात करूं तो BM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या बोलते हैं, BM बोलते हैं। ठीक है, तो BM क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, BM है यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं BM को। F पता ही, F क्या होती है, आवृत्ति। कुछ मेरे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे टी का मतलब यहाँ पर समय होगा, लेकिन यहाँ पर टी मतलब समय नहीं है, टी का मतलब यह क्या है, कोर की जो यहाँ पर क्या है, कोर की मोटाई है। टी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, कोर की मोटाई है। टी यहाँ पर समय नहीं है, ना यहाँ पर तापमान है, टी क्या है, कोर की मोटाई है। तो आईटी एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार सूत्र से वो सीधा पूछ लेता है कि इस सूत्र में टी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टी का मतलब क्या होता है, कोर की मोटाई होती है, ना कि समय या तापमान। तो टी का मतलब क्या होता है, कोर की मोटाई, एफ यानी आवृत्ति और बी यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको सूत्र समझ में आ गया। अब इस सूत्र पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट इस सूत्र पर पूछता है कि एडी करंट क्षति का सूत्र ज्ञात करने का क्या सूत्र है। ठीक है, एडी करंट क्षति को ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है। अब पूछ लेते हैं एडी करंट किस पर डिपेंड करती है, तो एडी करंट निर्भर करती है आपके, एडी करंट अगर पूछ ले हमारे से कि एडी करंट किस पर डिपेंड करती है, तो एडी करंट करती है डिपेंड BM पर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करती है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और उसके अलावा कोर की मोटाई पर डिपेंड करती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कोई भी चाहे एग्जाम हो, कि एडी धारा क्षति किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो एडी धारा क्षति चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करती है, उसके अलावा F यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यानी कि आवृत्ति पर, उसके अलावा कोर की मोटाई पर डिपेंड करती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एडी धारा क्षति में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे शिथिलीय हानि यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है फ्रेंड्स, ये बी पार्ट किसका है, ये लो क्षति जो है उसी का बी पार्ट है। ठीक है, लो क्षति को दो भाग बांटते हैं हम, एडी धारा क्षति और शिथिलीय हानि क्षति में। तो अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं लो क्षति में शिथिलीय हानि का। ठीक है, शिथिलीय हानि में क्या होती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कोर है, ठीक है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन होने पर क्या होती है, बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, शिथिलीय हानि बोलता है। ठीक है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये मान लो कोर है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब आपको पता है कि कोर पर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब ये मान लो इस पर क्या जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स आएगा, यानी फ्लक्स घूमेगा। ठीक है, अब ये फ्लक्स जब घूमता है तो ये क्या होती है, कोर एक बार क्या होती है, चुंबकित और विचुंबकित होती है। तो ये कोर किसकी बात कर रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर की कोर है, यानी कि जिससे मटेरियल से बनी हुई ट्रांसफार्मर की बाहरी जो बॉडी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है या फिर कोर है जो, ठीक है, इस बदलते हुए फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के कारण क्या होगी, चुंबकित और विचुंबकित क्यों होगी, क्योंकि हमारे को पता है कि एसी का साइकिल क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो एक बार क्या होगी, चार्ज होगी, वो एक बार क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी।
क्योंकि एसी की साइकिल चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एक बार चार्ज और डिस्चार्ज होने से क्या होगी, बार बार चुंबक बनेगी कोर, ठीक है। एक बार चुंबक बनेगी, एक बार विचुंबकित हो जाएगी। तो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में जो कोर में जो लॉस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेथिल्य हानि कहते हैं, ठीक है। सेथिल्य हानि दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सेथिल्य हानि दोष को दूर करने के लिए हमारे को ट्रांसफार्मर की कोर को किससे बनाना चाहिए, सिलिकॉन स्टील से बनाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में हो गया कि सेथिल्य हानि क्या होती है, कि ट्रांसफार्मर की कोर बार बार क्या बनेगी, चुंबकित बनेगी, यानी कि एक बार चुंबक बनेगी, ठीक है। जब मान लो मैं बात करता हूँ, अगर मान लो एसी का साइकिल मान लो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि एसी वेव की अगर मैं बात करूँ तो एक बार ये पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव होती है, एक समय पर ये क्या होती है, जीरो भी होती है। अगर मैं बात करूँ प्लस समय के अंतराल में, ठीक है, तो प्लस एक समय में क्या होती है, ये चुंबक बनती है कोर, ठीक है। और जब इसका मान नेगेटिव होती है तो वापस क्या बन जाती है, विचुंबक हो जाती है, यानी कि चुंबकत्व का मान इसमें क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि चुंबक नहीं बनती। कहने का मतलब इतना है कि एक बार जो आपकी जो कोर है चुंबक बनेगी और एक बार कोर चुंबक नहीं बनेगी। किस कारण नहीं बनेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो कोर में जो हानि उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेथिल्य हानि कहते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लिख लेते हैं कि सेथिल्य हानि क्या होती है। सेथिल्य हानि क्या होती है कि ट्रांसफार्मर की कोर के चुंबकित और विचुंबकित होने में जो क्षति होती है, यानी कि पावर का जो लॉस होता है, ठीक है, जो क्षति होती है उसे क्या कहते हैं, सेथिल्य हानि दोष कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर के चुंबकित और विचुंबकित होने में जो क्षति होती है वो क्या कहलाती है, सेथिल्य हानि दोष कहलाती है। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सेथिल्य हानि दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे को कोर को, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है या फिर बॉडी है, ठीक है, कोर को किससे बनाना चाहिए, सिलिकॉन स्टील से बनाना चाहिए। कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स आईटीआई में कभी पूछता नहीं कि किस मटेरियल से बनाना चाहिए, हमारे को तो बस यही बताता आईटीआई में कि सिलिकॉन स्टील से बनाना चाहिए। अगर मैं हाई लेवल पर बात करूं तो वो मटेरियल होता है CrGO, ठीक है, CrGO मटेरियल होता है, उससे बनाई जाती है, ठीक है, कोर। तो हमारे को तो इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की कोर को किससे बनाना चाहिए, सिलिकॉन स्टील से बनाना चाहिए। किस दोष को दूर करने के लिए, सेथिल्य हानि दोष को दूर करने के लिए। अब हम सेथिल्य हानि दोष का जो सूत्र बनता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेथिल्य हानि जो क्षति होती है उसका सूत्र क्या बनता है। तो इसका सूत्र कैसे लिखते हैं, WH यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सारे हम पावर लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पावर में जो लॉस होती है उसी की यहाँ पर बात चल रही है। तो पावर को हम किस में मापते हैं, वाटेज मापते हैं। तो जो पावर में जो लॉस होगा उसको किस में मापा जाएगा, वाटेज में मापा जाएगा। तो हिस्टैरिसीस सूत्र का लिख लेते हैं हम, हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, नीटा BM 1.6 F डॉट में V, ठीक है, WH बराबर नीटा BM 1.6 F डॉट V, ठीक है। तो नीटा इसमें क्या होता है, हिस्टैरिसीस नियतांक होता है, हिस्टैरिसीस नियतांक। नीटा क्या होता है, इसमें हिस्टैरिसीस नियतांक होता है। और BM मैंने बताया कि आपको क्या होता है, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। बाकी F वगैरह तो फ्रीक्वेंसी होती है। और V यानी V लिख लेते हैं यहाँ पर, V क्या होता है, कोर का आयतन, ठीक है, कोर का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि V किसको डिनोट करता है, तो V किसको करता है, कोर के आयतन को करता है, ठीक है। BM किसको डिनोट करता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। और F किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सूत्र, सीधा क्वेश्चन बनता है सूत्र पर ही कि सेथिल्य हानि का जो सूत्र बनता है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास WH बराबर नीटा BM 1.6 F डॉट में V। अब इससे सूत्र से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिस्टैरिसीस लॉस किस किस चीजों पर, किन किन कारकों पर डिपेंड करता है।
तो पहली बात ये हिस्टैरिसीस नियतांक पर करता है पहली बात, तो उसके बाद में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करता है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पर करता है, उसके बाद में वॉल्यूम पर यानी कि कोर का जो आयतन उस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्षति हानि अच्छे से समझ में होगी। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट नंबर क्षति हमने पूरी कर ली है, वो है लोह क्षति। लोह क्षति के मैंने आपको दो भाग बताए हैं, ठीक है। लोह क्षति के मैंने दो भाग कौन कौन से बताए, एडी धारा और एक सेथिलीय क्षति। तो हमने ये दो क्षति पूरी कर ली है। लोह क्षति के दो भाग होते हैं, एडी धारा और सेथिलीय क्षति, तो ये दोनों हमने पूरे कर लिए। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं ताम्र क्षति। बात कर लेते हैं हम ताम्र क्षति की। ताम्र क्षति क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट लोह क्षति बता दी पूरी, ठीक है। अब हम बात करें ताम्र क्षति, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं, कौन कौन से, लोह क्षति और ताम्र क्षति, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। अब हम कॉपर लॉस के बारे में देख लेते हैं। तो कॉपर लॉस क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। ताम्र क्षति क्या होती है कि इसको हम क्या कहते हैं, फुल लोड क्षति भी कहते हैं। इसे हम फुल लोड क्षति भी कहते हैं। अब ये फुल लोड क्षति क्यों बोलते हैं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। फुल लोड क्षति का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करूँ, ये मान लो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, अब आपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर जैसे मान लो एसी करंट दे रहे हो, ठीक है, ये तो सारा सेम है। अब हम बात करें कि इसके जो सेकेंडरी साइड है वहीं पर तो लोड जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कोयल होती है वहीं पर हम लोड लगाते हैं। तो इस पर आपने क्या लगाया, मान लो कोई भी लोड लगाया है, ठीक है, कितने भी वाट का, मान लो 100 वाट का लगे हो, 200 वाट का लगे हो, वो ट्रांसफार्मर की दक्षता पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 100 वाट का 200 वाट का आपने ट्रांसफार्मर में लगा रखा है लोड, ठीक है। अब ये लोड क्या होगा, आपने क्या रखा है, इस पर लोड लगा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल लोड क्षति कहते हैं। अब मान लो कि ट्रांसफार्मर की मान लो कोई भी क्षमता है, ठीक है, आपने 100 से बढ़ाकर यहाँ पर कितना कर दिया, मान लो 500 वाट कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल लोड क्षति कहते हैं। यानी कि हर लोड पर इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉपर लॉस होता है वो लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। आयरन लॉस कभी भी लोड पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो लोड क्षति कहते हैं। यानी कि उसको हम ओपन सर्किट में ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस किस में करते हैं, ओपन सर्किट लॉस से निकालते हैं। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है कि आयरन लॉस कैसे निकाला जा सकता है, ट्रांसफार्मर की एक कोयल को ओपन सर्किट रख के, ठीक है, आयरन लॉस निकाल जाता है। अगर हमारे को कॉपर लॉस निकालना हो तो ट्रांसफार्मर की कोयल को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करके क्या निकाला जाता है, कॉपर लॉस निकाला जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर पर कोई ना कोई लोड जोड़कर क्या निकाला जाता है, कॉपर लॉस निकालता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल लोड क्षति भी कहते हैं, क्योंकि हर लोड पर इसका मान चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कि इसमें लोड का मान चेंज करते हैं तो हर लोड के लिए इसका मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, फुल लोड क्षति भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, किससे हम क्या कहते हैं, फुल लोड क्षति भी कहते हैं। इसका मान लोड वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। इसका मान लोड वृद्धि के साथ बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर कि जो ताम्र क्षति का मान क्या होता है, लोड के साथ क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। जो लोड क्षति होती है, लोड क्षति का मान कभी भी लोड के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस का मान लोड वृद्धि के साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हर लोड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो कॉपर लॉस का मान भी बढ़ जाता है। अगर अब मैं इसकी ताम्र क्षति निकाल दूं, ताम्र क्षति कैसे निकाल जाती है, ठीक है, तो ताम्र क्षति हम निकाल लेते हैं। अगर हम टोटल ताम्र क्षति निकालते हैं, ठीक है, तो ताम्र क्षति या फिर हम बात करें कि कॉपर लॉस, अगर इसका सूत्र देखें तो क्या होता है, जैसे मैं बात करूं आपको P बराबर आपने सुना होगा I²R, तो यही क्या होती है, कॉपर लॉस होती है, ठीक है। कोई भी मोटर उसमें अगर ताम्र क्षति हमारे को अगर ज्ञात करनी हो, कोई भी मोटर हो चाहे वो मशीन हो, अगर उसमें हमारे को अगर ताम्र क्षति निकालनी हो, कॉपर लॉस निकालता हो, तो उसकी कैसे निकल जाती है, I²R से सूत्र से निकल जाती है। कॉपर लॉस निकाल सूत्र क्या होता है, P बराबर I²R। आपने पावर के 2-3 सूत्र पढ़ रखे होंगे, P बराबर VI, P बराबर V² अपॉन में I और P बराबर I² में R। तो ये पावर के अलग अलग तरह के सूत्र होता है।
तो आई स्क्वायर आर जो होता है सूत्र, आई स्क्वायर आर किसके लिए निकल आता है? ताम्र क्षति के लिए। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कुल ताम्र क्षति कैसे निकल आती है, क्योंकि ताम्र क्षति दोनों कोयलों को मिला के निकल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो हमारे पास में ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की ये कौन सी है? प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है, तो दोनों कोयलों का अलग अलग निकाला जाएगा। तो अब हम टोटल इसकी बात करें अगर ताम्र क्षति की, तो कैसे निकाल जाएगी? P बराबर आई स्क्वायर P प्लस में P। तो मैंने ये कैसे निकाला? आई स्क्वायर आर से निकाला है, तो ये P क्या है? प्राइमरी कोयल के लिए, ठीक है। तो आई स्क्वायर P प्लस में आर पी, ठीक है, प्लस में सॉरी यहाँ पर आई स्क्वायर आर पी होगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आर है हमारे पास में, आई स्क्वायर पी इंटू में आर पी, ठीक है, प्लस में आई स्क्वायर एस और आर एस, यानी कि यहाँ पर डॉट है, ठीक है। आई स्क्वायर पी आर पी प्लस में आई स्क्वायर एस डॉट में आर एस। यहाँ पर आई पी आई एस का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी कोयल की धारा की बात हो रही है, ठीक है। पी यानी पी यहाँ पर जब भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पी आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? एस आ रहा है, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है? प्राइमरी कोयल, एस का मतलब क्या है? सेकेंडरी कोयल, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली है, ठीक है। तो प्राइमरी कोयल की ये धारा है और प्राइमरी कोयल का ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये सेकेंडरी कोयल की करंट है और सेकेंडरी कोयल का क्या है? रेजिस्टेंस है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स हमने कॉपर लॉस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो टोटल ताम्र क्षति ऐसे ही निकाल जाती है। इसका सूत्र क्या होता है? आई स्क्वायर पी आर पी प्लस में आई स्क्वायर एस डॉट में आर एस, ठीक है। ये डॉट किस लिए? क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है तो बीच में डॉट तो लगता ही है, ठीक है। आप नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई स्क्वायर आर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो आई स्क्वायर पी आर पी प्लस में आई स्क्वायर एस डॉट में आर एस। आप डॉट, अगर आपको कंफ्यूजन, डॉट नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, डॉट नहीं लगो तो भी गुणा तो होगी इसकी, ठीक है। तो आई स्क्वायर पी आर पी प्लस में आई स्क्वायर एस आर एस। तो उम्मीद आपको अच्छे सूत्र समझ में होगा। आपको बस यही सूत्र ध्यान रखना है, पी बराबर आई स्क्वायर आर, इसी से आपका सूत्र निकल जाएगा। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल दोनों का निकालना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? पी और पी प्राइमरी कोयल का हो गया और प्लस में एस और एस यानी कि सेकेंडरी कोयल का हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ऊपर लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है उसका देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर क्षमता कैसे होती है और किसमें मापते हैं। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की क्षमता की। ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी कि कैपेसिटी। तो ट्रांसफार्मर क्षमता कैसे निकाल जाती है? तो इसको निकालते हैं हम केवीए या एमवीए में। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका अभी तक कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है किसमें मापी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है किसमें मापते हैं? केवीए में या फिर एमवीए में, ठीक है। तो केवीए का पूरा अगर मैं नाम बताऊं तो किलो वोल्ट एम्पियर। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ऐसे हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो ये किसके लिए? केवीए के लिए। अगर मैं बात करूं एमवीए के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो के है मतलब क्या होता है? किलो होता है और एम यानी क्या होता है? मेगा होता है, ठीक है। के यानी किलो, एम यानी कि मेगा, ठीक है। तो वी और ए आया हुआ है, ठीक है। तो केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारे से पूछ ले कि ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें मापता है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें मापते हैं हम? केवीए या फिर एमवीए में मापता है। जबकि अन्य जो मशीन होती है उनकी क्षमता किसमें मापते हैं हम? किलोवाट या फिर मेगावाट मापते हैं। किसकी? जनरेटर जो भी होती है उनकी क्षमता हम किसमें मापते हैं? किलोवाट या फिर मेगावाट में मापते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो किसमें मापते हैं? केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, एमवीए यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्षमता अच्छे से समझ में होगी। तो उम्मीद है मुझे फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।